हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हिस्टेरिसिस कर्व। ये हिस्टेरिसिस कर्व एक ग्राफ है जो प्लॉट होता है मैग्नेटिक इंडक्शन B और H जो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो B और H के कर्व को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी H। B इज़ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। तो B और H के कर्व को हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। इसे MH कर्व भी बोलते हैं और मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं। BH या MH एक ही बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम एक सोलेनॉइड कंसिडर करते हैं। सोलेनॉइड के अंदर हमने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड डाल दी। सपोज़ वो आयरन लिया और इसके अंदर डाल दिया। अब सोलेनॉइड में हम करंट धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, करंट का साइकिल ऐसे चलता है, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर करंट की मैक्सिमम वैल्यू आती है, फिर करंट डिक्रीज़ करता है और फिर डिक्रीज़ करता है दूसरे नेगेटिव साइकिल में, फिर मैक्सिमम वैल्यू आती है और फिर नेगेटिव साइकिल में ऐसे आगे को बढ़ता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आयरन कोर को सोलेनॉइड में रखने के बाद करंट को स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज़ करवा रहे हैं। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगी हम उसे बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब H, ठीक है। क्योंकि इस मैग्नेटाइजिंग इस करंट से जो फील्ड बन रही है उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने आयरन को मैग्नेटाइज करना है। तो जैसे जैसे H इंक्रीज़ होगा B इंक्रीज़ होगा। H मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड और B मतलब आयरन रॉड कितना मैग्नेटाइज हो रही है या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंड्यूस हो रही है, तो वो है B। तो H के बढ़ने से B इंक्रीज़ होगा। तो अगर इसी साइकिल को मुझे ड्रॉ करना हो तो हमने एक एक्सिस चूज़ कर ली। एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी H मैग्नेटाइजिंग फील्ड और Y एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि आयरन रॉड में कितनी फील्ड इंड्यूस होनी है वो B है, वो H पे डिपेंड करता है। तो B को हमने ले लिया Y एक्सिस पे, ठीक है। तो जैसे जैसे H बढ़ेगा, H के बढ़ने से B भी बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि करंट को हम जितना मर्जी इंक्रीज़ कर लें सोलेनॉइड के अंदर, H की वैल्यू बढ़ती जाएगी बट B अब और चेंज नहीं होगा। H के बढ़ने से जितना आयरन रॉड ने मैग्नेटाइज होना था, जितनी उसमें फील्ड इंड्यूस होनी थी वो हो गई। तो उस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सपोज़ करते हैं P पे सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब H को जितना मर्जी बढ़ा लो, B सॉफ्ट आयरन में और इंड्यूस नहीं होगी। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो फर्स्ट इज़ सैचुरेशन पॉइंट, जो मैंने अभी आपको बताया। सैचुरेशन पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट भी बोलते हैं। यहाँ पे B की वैल्यू, इस पॉइंट पे B इज़ मैक्सिमम। फाइन। अब क्या करते हैं, करंट मैक्सिमम हो गया। अब जैसे जैसे करंट रिड्यूस होगा सोलेनॉइड के अंदर, करंट के रिड्यूस होने से H की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। जैसे करंट ख़त्म होगा, ज़ीरो पे आएगा इस एक्सिस पे, तो H जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। H के ज़ीरो होने पे, H यहाँ पर ज़ीरो होता है ना, H के ज़ीरो होने पे आयरन कोर जो उसके अंदर रखी हुई है वो डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो है नहीं है, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होगी और ये आयरन रॉड डीमैग्नेटाइज होगी। जब ये डीमैग्नेटाइज होएगी तो इसके अंदर जितनी इंडक्शन हुई थी वो डिक्रीज़ होने लग जाएगी। तो वो डिक्रीज़ ऐसे होती है, तो वो P से Q तक का पाथ फॉलो करती है, ठीक है। H तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो गया। H के ज़ीरो होने पे B ज़ीरो नहीं हुआ। B ने O से लेके Q तक B रहा, O से Q तक रिटेन रहा B की वैल्यू। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमने H को ज़ीरो कर दिया, मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़ीरो कर दी, तो B ज़ीरो नहीं होगा, B O से Q तक रहेगा, ठीक है। तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसमें कुछ मैग्नेटिज्म रह गई जब हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ज़ीरो कर दिया। तो मटेरियल के अंदर कितनी फील्ड, सॉफ्ट आयरन के अंदर कितनी फील्ड रिटेन रही H को ज़ीरो करने पे, उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। या रेजिड्यूल फील्ड, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक रिटेंटिविटी बताई है। रिटेंटिविटी क्या है कि मैग्नेटिज्म कितनी रिटेन रखता है मैग्नेटिक मटेरियल या सॉफ्ट आयरन जब हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ज़ीरो कर देते हैं। देखिए, हमने H को
ज़ीरो कर दिया यहाँ पे, H के ज़ीरो करने पे सब्सटेंस में इतनी वैल्यू रही। सब्सटेंस अगर बिल्कुल यहाँ पर आ जाता तो B भी ज़ीरो हो जाता, लेकिन B ज़ीरो नहीं हुआ, B O से Q तक बच गया। ठीक है, B जो है वो पीछे रह गया H को ज़ीरो करने से। तो जब हमने H को ज़ीरो कर दिया, सब्सटेंस में कुछ फील्ड बिहाइंड रह गई, दैट इज़ कॉल्ड रेजिड्यूल फील्ड, और इसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, जब करंट की यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, मींस नेगेटिव एक्सिस में। जब करंट नीचे को जा रहा है ना, करंट नीचे को जा रहा है तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो डिक्रीज़ होगी। कैसे डिक्रीज़ होगी, Q से लेके R तक मान लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड डिक्रीज़ हो गई। ठीक है, मींस H की वैल्यू को कितना नेगेटिव किया जाए, यहाँ पे H नेगेटिव है कि ये जो B है वो आके इस एक्सिस को टच कर जाए, तो मींस यहाँ पे B ज़ीरो हो गया। मींस H की वैल्यू को कितना नेगेटिव किया जाए कि B बन जाए ज़ीरो, दैट इज़ कॉल्ड कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड B बिकम ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आके इस एक्सिस को टच की तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो बन गई। किस वैल्यू पे, जब H को दिया OR, तो H की वो नेगेटिव वैल्यू जिस पे B ज़ीरो हो गया, दैट इज़ कॉल्ड कोएर्सिविटी। इसको डिफाइन कर लेंगे तो मीन्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H इज़ रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल या सॉफ्ट आयरन या आयरन इज़ कॉल्ड कोएर्सिविटी। ठीक है, फिर क्या किया, वैल्यू करंट की सोलेनॉइड में फिर से इंक्रीज़ हुई सेम डायरेक्शन में। सो H इंक्रीज़ होगा, H के इंक्रीज़ होने से फिर से ये साइकिल नीचे को आ जाएगा ऐसे, और पूरा ख़त्म होने के बाद ये साइकिल अपने आप को ऐसे रिपीट कर लेगा। मींस जो मैंने ऊपर वाले के लिए पढ़ाया सेम नीचे वाले के लिए, बिल्कुल जैसे जैसे ऊपर चलेगा। मींस यहाँ पर भी H ज़ीरो हो गया लेकिन B कुछ बचा नेगेटिव एक्सिस में, यहाँ पर भी H को कुछ वैल्यू देनी पड़ी, B तब ज़ीरो हुआ। तो मींस जितना मैंने ऊपर पढ़ाया सेम साइकिल नीचे। तो हम उसे कंप्लीट कर देंगे साइकिल को। P Q R, सपोज दिस इज़ S, दिस पॉइंट इज़ T एंड दिस पॉइंट इज़ V। ठीक है, तो ये जो एक कर्व बन गई PQRSTV, इसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस कर्व। PQRSTV इज़ कॉल्ड हिस्टेरिसिस कर्व। हिस्टेरिसिस वर्ड का मीनिंग क्या है, लैगिंग बिहाइंड। लैगिंग बिहाइंड मतलब क्या पीछे रह रहा है, लैगिंग बिहाइंड, क्योंकि इस ग्राफ में B जो है वो लैग कर रहा है बाय H। B पीछे रह रहा है, बिहाइंड है विद रिस्पेक्ट टू H। यहाँ पे H ज़ीरो हो गया, B इतनी वैल्यू से पीछे रहा। H नेगेटिव था तो B ज़ीरो हुआ, मींस B की जो वैल्यू है वो H से कुछ फैक्टर से पीछे रह जाती है, तो इसलिए इसे बोलते हैं लैगिंग बिहाइंड। और इसको दूसरा वर्ड है इसके लिए हिस्टेरिसिस। तो PQRST एक कर्व बन गई और हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन हो गई, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज़ कॉल्ड हिस्टेरिसिस। ठीक है, अब ये जो हिस्टेरिसिस है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कर्व है, इसकी हेल्प से हम एनर्जी की डिसिपेशन चेक कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में आपने सारी डेफिनेशंस को पढ़ना है और ये देखना है कि इस हिस्टेरिसिस से हम एनर्जी डिसिपेशन कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, एनर्जी डिसिपेशन, देखो जब हमने किसी भी एक सब्सटेंस को, जैसे मैंने आयरन को सोलेनॉइड के अंदर रखा था, तो उसकी जो आयरन है वो एक साइकिल में मैग्नेटाइज हो रही है, फिर वो डीमैग्नेटाइज हो रही है, क्योंकि आपने इस ग्राफ में ऐसे चेक किया ना, यहाँ पे यहाँ तक उसमें मैग्नेटिज़न थी, फिर हमने उसकी मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करने के लिए H को नेगेटिव किया, फिर मैग्नेटाइजेशन हो रही है। मींस कॉइल जो है, सॉफ्ट आयरन है, वो हर साइकिल में मैग्नेटाइजेशन भी हो रही है और उसकी डीमैग्नेटाइजेशन भी हो रही है। तो बार बार इस साइकिल को रिपीट होगा ना, तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी और जो सब्सटेंस है वो गर्म होने लग जाएगा। तो कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में जो वेस्ट हो रही है उसे बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं ये, और इनका मतलब क्या है
कि हर साइकिल में कुछ एनर्जी वेस्ट हो रही है मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में। तो लॉस एनर्जी का कितना है, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी लॉस विच कैन बी फाइंड आउट बाय एरिया अंडर BH कर्व। BH कर्व के अंडर जितना एरिया है वो इंडिकेट करता है लॉस ऑफ एनर्जी को। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ BH कर्व। फाइन, अब हम इसे कंपेयर करते हैं स्टील और आयरन के लिए। तो जब हमने BH कर्व प्लॉट किया आयरन का तो वो ऐसा होता है, और जब हम स्टील का प्लॉट करते हैं, ये वाला जो मैंने प्लॉट किया है ये स्टील का है, मैं आयरन का ड्रॉ कर रही हूँ। आयरन का जो BH कर्व होता है वो ऐसे होता है, दिस इज़ फॉर आयरन, यहाँ पे B और यहाँ पे H, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आयरन का ये वाला जो कर्व है, आयरन की रिटेंटिविटी कम है और स्टील की रिटेंटिविटी ज़्यादा है, बट आयरन की कोर्सिविटी ज़्यादा है। सॉरी, मैंने रिवर्स कर दिया, ये रिटेंटिविटी है तो आयरन की रिटेंटिविटी, आयरन हैज़ मोर रिटेंटिविटी दैन स्टील एंड स्टील हैज़ मोर कोर्सिविटी दैन आयरन। बट एरिया जो है वो स्टील के अंदर ज़्यादा कवर हो रहा है, एरिया अंडर स्टील इज़ मोर, क्योंकि स्टील का जो BH कर्व है वो ब्रॉड है। तो मीन्स एनर्जी की जो डिसिपेशन है, एनर्जी का जो लॉस है इन केस ऑफ स्टील इज़ मोर दैन आयरन का एनर्जी लॉस, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि रिटेंटिविटी आयरन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिटेंटिविटी ऑफ स्टील, और कोर्सिविटी सॉफ्ट आयरन की कम है एज़ कम्पेयर टू स्टील। इट मीन्स सॉफ्ट आयरन बड़ी जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू स्टील, और एनर्जी के जो लॉसेस हैं वो स्टील के ज़्यादा हैं क्योंकि एरिया BH कर्व का स्टील का ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हमने ये चेक करना है जो BH कर्व है उससे हम क्या क्या फैक्टर के देख के एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कौन सा मटेरियल चूज़ करेंगे। मींस अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखें, जैसे परमिएबिलिटी चेक कर लें, परमिएबिलिटी, उसकी ससेप्टेबिलिटी देख लें। परमिएबिलिटी का मतलब कि मीडियम जो है वो कितना अलाउ कर रहा है कि उसमें से फील्ड लाइंस निकल जाएँ, और अगर हम उसकी ससेप्टेबिलिटी देख लें मीन्स कितनी ईजिली एक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है, कितनी ईज़ के साथ सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है। फिर हम उसकी रिटेंटिविटी चेक करें और उसकी कोर्सिविटी देख लें तो हम एक पर्टिकुलर मटेरियल चूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ की कोर के लिए कुछ बनाना है, या मोटर के लिए, ट्रांसफार्मर, जनरेटर की कोर किस मटेरियल की हो, तो हम इन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड हम मटेरियल चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट किस मटेरियल की बनती हैं और क्यों। जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उसके लिए जो बेसिक हमें क्राइटेरिया चाहिए, परमानेंट मैग्नेट वो हैं जो लंबे टाइम के लिए मैग्नेट की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो अपने अंदर रिटेन रखती है मैग्नेटिक मटेरियल को, मींस मैग्नेटिज्म को। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने अंदर मैग्नेटिज्म को काफ़ी लंबे टाइम के लिए रिटेन करते हैं, तो हम कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ही एज ए परमानेंट मैग्नेट चूज़ करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए बेसिक कंडीशन क्या होनी चाहिए। नंबर 1, सब्सटेंस की हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए ताकि सारी फील्ड लाइंस उसमें से निकल जाएं, और हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए और उसकी कोर्सिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों फैक्टर को स्टील पूरा करता है। तो हम परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए स्टील यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टील की रिटेंटिविटी या कह लो रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म ज़्यादा होती है। फाइन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि स्टील के अंडर जो एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर तो एनर्जी लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बट बच्चे, जो परमानेंट मैग्नेट होती है वो परमानेंट मैग्नेट बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से नहीं निकलती, क्योंकि उसने अपनी मैग्नेटिज्म को बहुत लंबे टाइम के लिए रिटेन रखना है। तो मीन्स हमें रिटेंटिविटी ज़्यादा चाहिए, और रिटेंटिविटी जो है वो स्टील की ज़्यादा है, तो हम उसलिए
उसे चूज़ करते हैं। ठीक है, स्टील की जो रिटेंटिविटी है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वो तो आयरन से कम है, बट फिर भी हम सॉफ्ट आयरन यूज़ नहीं करते, स्टील को यूज़ करते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन इज़ वेरी जो कोर्सिविटी है सॉफ्ट आयरन की वो काफ़ी कम है, तो हमें वो भी चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक कंडीशंस हैं वो स्टील पूरी करती है। ये मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। रिटेंटिविटी स्टील की स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट आयरन, बट कोर्सिविटी सॉफ्ट आयरन की काफ़ी कम है, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन अनफिट है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। तो कुछ अलॉयज़ भी हैं जो हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं। उसका एक अलॉय है एल्निको। एल्निको मतलब एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का ये अलॉय है। और एक अलॉय होता है कोबाल्ट स्टील, वो कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन और आयरन का बनता है। एक टिकोनल होता है, Ti फॉर टिन, CO फॉर कोबाल्ट एंड NaL इज़ निकिल एंड एल्यूमिनियम। NaL निकिल एंड एल्यूमिनियम के ये अलॉयज़ हैं, ये भी परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ होते हैं। फाइन, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं परमानेंट मैग्नेट के बाद सेकेंड, सॉफ्ट आयरन की जो कोर है वो किस मटेरियल की बनती है। मीन्स कि सॉफ्ट आयरन जो है वो किस मटेरियल में यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं। ठीक है, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स कि सोलेनॉइड के अंदर जो भी हमने पीस रखा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो एज ए यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन को मोस्टली हम इसके अंदर रखते हैं। उसका रीज़न क्या है, जो मटेरियल इलेक्ट्रोमैग्नेट से बना हो उसकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। मीन्स मटेरियल्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स शुड हैव हाई परमेबिलिटी, लो कोर्सिविटी, और इसकी कंडीशन होनी चाहिए लो रिटेंटिविटी। ठीक है, अब होता क्या है, सॉफ्ट आयरन जो है वो इन कंडीशंस को फॉलो करता है, क्योंकि सोलेनॉइड में जब करंट ऑन होता है तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटाइज हो जाती है एकदम से और मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जैसे ही करंट स्विच ऑफ हो जाता है तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाती है। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट ऑन होने पे सब्सटेंस गेट मैग्नेटाइज, और करंट बंद हुआ, स्विच ऑफ हुआ तो करंट जो है वो बंद हो जाएगा और मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगी। तो जो सॉफ्ट आयरन है वो बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से निकल रही है, एनर्जी के लॉसेस कम हो, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी भी हाई होती है। ठीक है, कोर्स जो हैं जनरेटर की, मोटर्स की, ट्रांसफार्मर की, उनको भी बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के साइकिल से निकलना पड़ता है, क्योंकि उनमें भी AC फ्लो करता है। तो इसलिए जो हम मटेरियल चूज़ करते हैं उसका हिस्टेरिसिस एरिया जो है वो कम होना चाहिए। तो इसीलिए सॉफ्ट आयरन इन पर्पज़ के लिए सूटेबल है, क्योंकि उसके यहाँ BH कर्व या MH कर्व का एरिया कम है। तो उसको मेनली ध्यान में रखते हुए ये प्रॉपर्टी ऊपर नीचे हो सकती है। अब आप सोचो कि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी तो लो नहीं होती, बच्चे स्टील के कंपैरेटिव आयरन की ज़्यादा है, बट मेन पर्पज़ ये है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन से बार बार निकलना है तो एनर्जी के लॉसेस कम हो, इसलिए सॉफ्ट आयरन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।